तो उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ। ये पहला रूल हो गया, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड रूल। The first term generic name always begin with capital letter. अच्छा, जो पहला नाम है जेनरिक नेम कहेंगे ना उसको, तो हमेशा कैपिटल में होगा। जैसे हमने जेनरिक नेम होमो लिखा था अभी, तो होमो क्या होगा? हमेशा कैपिटल में। जी, While species name is never capitalized. और जो स्पीशी नेम होगा कभी भी वो आपने कैपिटल में नहीं लिखना, यानी SAPEPIENS, होमो सैपियंस। तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखोगे और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल। आप पूरा नाम लिखोगे, सारे लेटर स्मॉल लिखोगे। ये दूसरा रूल है। जी, आगे। The scientific name is generally written in full when it is first used. ठीक है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें हम ई कोलाई लिख सकते हैं। ये भी एक बैक्टीरिया की स्पीशी का नाम है, ई कोलाई। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जी। But when several species from the same genus are being listed, it may then be abbreviated by just using an italic for genus. For example, Escherichia coli begins E. coli. अच्छा, सबसे पहले अगर डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं ना आप, तो डॉक्यूमेंट में अगर सबसे पहले लिखना है तो आपने पूरा लिखना है। Escherichia, can you spell it? Yes. ESCHERICHIA. Escherichia coli, ठीक है। तो पहली दफा जब लिखोगे ना, फर्स्ट टाइम लिखोगे, तो फर्स्ट टाइम जो है आप क्या करोगे कि पूरा लेटर लिखोगे, एस्चेरिचिया पूरा लिखोगे, और कोलाई का डेफिनेटली आप सी स्मॉल लिखोगे, ठीक है। लेकिन आप डॉक्यूमेंट में आगे फिर इसी बात को लिख रहे हो, यानी यू आर राइटिंग समथिंग अगेन विद द सेम स्पीशी, तो फिर आप एस्चेरिचिया कोलाई पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, फिर ई कोलाई आप ऐसे लिख दोगे। यानी कि डॉक्यूमेंट में शुरू में आप स्पीशी को अगर इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो कि एस्चेरिचिया कोलाई पूरा लिखो उसका, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो कि उसको आप सिर्फ ई डॉट कोलाई से लिखो, तो हमें पता लग जाएगा डॉक्यूमेंट में कि यू आर टॉकिंग अबाउट एस्चेरिचिया कोलाई, राइट। यानी एक बैक्टीरिया की स्पीशीज की बात हो रही है। जी। सो दिस इज द थर्ड रूल जो मैंने अभी आपको बताया। सेकंड रूल में आपको मैंने बताया कि कैसे आपने लिखना है, सारा मामला करना है। सो पहले इटैलिक्स में लिखें, फिर अंडरलाइन करें अगर आप नहीं लिख रहे, टाइप नहीं कर रहे। होमो का यानी जीनस नेम हमेशा कैपिटल में लिखना है और स्पीशी नेम हमेशा स्मॉल में। और फिर डॉक्यूमेंटेशन अगर आप कर रहे हो तो शुरू में पूरा नाम लिखना है, और फिर बाद में आप जो जीनस का नाम है उसका सिर्फ लेटर लिख के स्पीशी का नाम पूरा लिख सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं आपसे सिग्निफिकेंस की, अहमियत की। आखिर बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो इतना अहम क्यों है, इसकी अहमियत क्यों है इतनी ज़्यादा, तो उस पर बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द अहमियत of binomial nomenclature. So let's talk about significance. जी बेटा। In biological research, common names cause many problems. ठीक है। बायोलॉजिकल रिसर्च जब होती है तो अगर किसी जैसे जानदार है उनके कॉमन नेम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका बड़ा मसला होता है, इसकी बड़ी प्रॉब्लम होती है। जी। Different regions have different names for the same organisms. For example, अब देखिए सेम मैंने भी जैसे आपसे बताया कि मुख्तलिफ इलाके हैं पाकिस्तान के, डिफरेंट रीजन हैं, वहाँ पर डिफरेंट नेम इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल होते हैं। तो लिहाजा ये भी एक प्रॉब्लम है कि मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल हो रहा है मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी कहीं अनियन कह रहे हो, कहीं प्याज कह रहे हो, कहीं बसल, कहीं वसल, कहीं गंडा, कहीं कोई और नाम लिया जा रहा है। तो ये बड़ा मुश्किल है कि एक ही चीज़ के बहुत से नाम है। दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। For example, common name of onion in Urdu is pyaz, but in different region of Pakistan it is also known as ganda or basal or yasal. Wasal or whatever you can talk. जी. In other country it has other sets of name. In science it is known with single names as Allium cepa. पर दूसरे मुल्कों में फिर नाम मुख्तलिफ होता है, लिहाजा हमने इसका नाम क्या रख दिया। पहला सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि एलियम सीपा नाम रखने से इजी हो गया कि हमें पता लग गया सारे साइंसदानों को कि भाई प्याज की बात हो रही है। अब अगर सिंध में भी साइंसदान इसको पता है एलियम सीपा, पंजाब में भी है तो एलियन सीपा, अगर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में भी कहीं बात हो रही है तो एलियन सीपा, यानी एवरीवेयर एलियन सीपा स्टैंड्स फॉर अनियन, और हमने एक नाम रख दिया उसका। सो तो पहला अहमियत तो यही हुआ कि हम किसी भी जानदार का एक नाम रख देते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। In some cases, different organisms are called by the same common name. For example, the blackbird is used for crow as well as for raven. अच्छा, अब क्रो एक जानदार है, ठीक है, और रावण एक जानदार है, दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं। लेकिन हम रावण के लिए भी, मतलब ये भी कौवे की तरह दिखता है बिल्कुल, तो हम रावण के लिए भी क्रो इस्तेमाल कर लेते हैं।
और जो क्रो नेचुरल क्रो होता है हमारा घरों का हाउस क्रो होता है उसके लिए भी क्रो। तो दो जानदारों के लिए एक ही नाम है, यानी रावण के लिए भी हम क्या यूज कर रहे हैं, क्रो यूज कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी कंफ्यूजन है कि भाई आप दो जानदारों के लिए एक ही नाम यूज कर रहे हैं, हालांकि दोनों तो एक जानदार है ही नहीं है। तो व्हाट एल्स दे हैव रिटन? Common names have no scientific basis. कॉमन नेम का तो साइंटिफिक बेसिस नहीं होता ना, मतलब कॉमन नेम इज क्रो इज नॉट अ साइंटिफिक नेम, क्रो तो एक कॉमन नेम है। For example, a fish is animals with fins and gills. ठीक है, अब लेट्स से दैट कि हमारे पास एक फिश है और फिश की डेफिनेशन ये होती है कि जिस तरह एक मछली है, आपको पता होगा मछली के जो है क्या होता है कि फिन्स होते हैं, उसके गिल्स होते हैं, ठीक है, इट हैज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो फिश जो है एक नाम एक प्रॉपर चीज के लिए, यानी कि ये फिश होती है, लेकिन कभी कभी हम इस नाम को भी कंफ्यूज कर देते हैं। तो जैसे लेट्स से दैट हम इसको कहते हैं स्टार फिश, ये हमारे पास अब स्टार फिश बनी हुई है। तो यू विल बी थिंकिंग कि यार ये स्टार फिश है और ये भी फिश है, ये भी फिश है, ये भी फिश है, तो ये फिश की तो चीजें इस तरह होनी चाहिए। तो स्टार फिश को किस तरह फिश कहा जा रहा है? What the hell this kind of fish is? ये फिश कैसी फिश है जिसको हम फिश कहने लगे हैं? What the fish is this? तो लिहाजा आप क्या कर सकते हैं, इस फिश को आप अनफिश कर सकते हैं। आप कहेंगे नहीं यार ये हम स्टार फिश को फिश क्यों कह रहे हैं। कुछ साइंसदान भी ऑब्जेक्शन लगा देंगे, यार ये फिश तो है नहीं है, फिश के तो गिल्स होते हैं, फिश का तो मुंह होता है, इसका मुंह है किधर? तो लिहाजा देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम कॉमन नेमिंग में, आप बहुत प्रॉब्लम कर रहे हो। तो उसका हल कैसे किया जा सकता है जी? But several common names of silverfish, crayfish, jellyfish and starfish. अब ये देखो ना क्या नाम लिए जा रहे हैं, सिल्वर फिश, crayfish, क्रेफिश, jellyfish जेलीफिश and starfish. एंड स्टारफिश। लुक एट दैट। अब ये सारी जो मछलियों के नाम लिए जा रहे हैं ये सारी मछलियां हैं ही नहीं है, इनमें से एक भी मछली नहीं है, ठीक है, लेकिन नाम इनके क्या रखे हुए हैं, फिश। तो व्हाट द फिश इज दिस, राइट जी? Do not fit the biological definition of a fish. तो ये बायोलॉजिकल डेफिनेशन में ये चीजें काउंट नहीं होती हैं जी। To avoid all this confusion, organisms are given scientific name by using binomial nomenclature. ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इस मसले का हल करने के लिए भी हमने क्या किया, Binomial nomenclature. हमने इस मसले का हल करने के लिए भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो करना शुरू कर दिया। The value of the system is due to its widespread use and the stability of its name. Sorry, I can't get you. The value of the system is due to its widespread use. Thus, अब ये हमें फायदा पता है कैसे पहुंचा सिस्टम का, क्योंकि इसको बहुत से लोग यूज भी करने लग गए। इसका जो एक कह लेंगे यूज है वाइड स्प्रेड है, ठीक है, तो दैट इज अ गुड पॉइंट। ओके, in binomial nomenclature, every species can be unambiguously identified with just two words. Same name can be used all over the world in all language, avoiding difficulty of translations. अब ये है कि सेम नेम जो है आप यूज कर सकते हो सारी स्पीशीज के लिए, एक ही नाम आप यूज कर सकते हो और एनोनिमसली यूज कर सकते हो किसी चीज के लिए। दैट इज अ बिग पॉइंट टू डील विद। सो ये था हमारा आज का लेक्चर बायनोमियल नोमेनक्लेचर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्लॉग भी है, वो भी मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया जाए कि कुछ बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो कभी साइंसदानों के नाम पे भी रख दिए जाते हैं। जैसे लेट्स से दैट हमारे पास एक ट्री है, ऑर्चिड ट्री, ये एक ऑर्नामेंटल ट्री है, यानी ये सजावट के लिए गार्डन्स में लगाया जाता है, लेकिन इसका नाम हमने रख दिया, एक साइंसदान था बोहेनिया या बोहिन साइंसदान था, तो बोहिन साइंसदान के नाम के ऊपर ही हमने इसका नाम रखा और इसका नाम क्या रख दिया, बोहेनिया वेरिगेटा। तो अब ये बोहेनिया वेरिगेटा नाम क्यों आया है? जस्ट बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट, राइट? सो दिस वाज द आइडिया ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और मैंने मुख्तलिफ नाम भी आपको स्पीशीज के बताए कि क्या उनके साइंटिफिक नेम हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जाना अबाउट द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और इसमें आपको बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन बायनोमियल नोमेनक्लेचर, या फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, या कोई बड़ा जबरदस्त सवाल आ सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, कि जो हमने आज 2 से 3 पॉइंट पढ़ेंगे, क्या अहमियत है बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। और सबसे मजे की बात, आपका एमसीक्यू जो डन आने वाला है कि कोई आपको वो कह देगा जी कि व्हाट इज द कॉमन साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस क्रो, तो वो कॉर्वस स्प्लेंडेंस होता है, तो आपने 4 ऑप्शन वो आपको देगा, उसमें से 3 ऑप्शन गलत होंगे और 1 सही होगा, तो आपने चूज करना होगा। अगर आपने बायोलॉजिकल नेम याद किया हुआ है तब ये पॉसिबल है कि आप उसका सही जवाब देंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं कि आप उसका सही जवाब
दें, क्योंकि अगर आपने ये साइंटिफिक नेम याद नहीं करने तो मैंने आपको बहिनिया वेरिगेटा, कॉर्वस स्प्लेंडर, एस्टेरिस ल्यूबन्स, एलियम सीपा, होमो सैपियंस, पाइसम सेटिवम, ये कुछ 6 या 5 नेम्स मैंने आपको भी बताए हैं। तो ये आप कम से कम इस चैप्टर में ये याद करें, राइट। लेकिन आगे जाके चैप्टर में और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत और सी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो अभी तक के लिए इतना ही। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, और अगर कोई बात है तो कमेंट जरूर कर दें, राइट। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मजीद वीडियोज़ के लिए जो है आपने अभी डिस्क्रिप्शन में देख लेना, राइट। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।